हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे संस्कृत प्रत्यय को आसानी से कैसे पहचानें। जो भी बच्चे यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे होंगे उनके पाठ्यक्रम में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों टॉपिक लगा हुआ है। और पिछले लेक्चर में हमने उपसर्ग पर बातचीत किया था, आज प्रत्यय पर बात करेंगे और कुछ सूत्रों के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम संस्कृत के प्रत्ययों को पहचानें। तो चलते हैं, हम सीधे बात करते हैं कि प्रत्यय क्या है। जैसा कि उपसर्ग के बारे में हमने बातचीत किया था कि वो किसी भी शब्द के पहले आकर जुड़ता है, लेकिन आप देखेंगे प्रत्यय शब्द या धातु के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देता है। तो सामान्य तौर पर आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि प्रत्यय जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन करता है प्रत्यय कहलाता है। प्रत्ययों की कुल संख्या संस्कृत के दृष्टिकोण से देखें तो 3 प्रकार के प्रत्यय मिलते हैं। कृत प्रत्यय जिसका दूसरा नाम कृदंत है, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो ये 3 प्रत्यय हैं जिनको कि आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा प्रत्यय को पढ़ते हुए कि कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पर आप देखे होंगे कि प्रत्यय से संबंधित कुछ प्रश्न आए हुए हैं जो कि तथ्यात्मक रूप में भी और उदाहरण के दृष्टिकोण से भी पूछे गए हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि कृत या कृदंत प्रत्यय का मतलब क्या है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि धातु के अंत में जो जुड़ता है वो कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहलाता है और जुड़ने के बाद यह वही काम करता है जो संज्ञा विशेषण अव्यय करते हैं। अब कुछ उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं कि कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कौन कौन से हो सकते हैं। भूत्वा, कृत्वा, भूति। ठीक है, भू धातु है, भू का मतलब होता है होना। ठीक है, तो कृदंत में अ, जो प्रत्यय लगता है वो धातु के अंत में जुड़ता है, कृदंत प्रत्यय कहलाता है। तो जैसे भू क्या है, धातु है, और इसमें त्वा प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया, भूत्वा हो गया। ठीक है, आगे हम और कृदंत प्रत्यय पर विस्तार से बातचीत करेंगे और सूत्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कृत या कृदंत प्रत्यय जो होता है वो धातु के अंत में जुड़ता है। विकल्प में धातु, ठीक है, संज्ञा विशेषण, इस तरीके से आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा तो वहां पर आपका सही जवाब होगा धातु। यही मेन आपको ध्यान में रखना है, बाकी और पर बातचीत करेंगे तो और चीजें क्लियर होगी। दूसरा प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। यही मुख्य रूप से जो अंतर मैं बताने का कर रहा हूं कि कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में क्या अंतर है। कई बार सवाल पिछले सालों में पूछा जा चुका है कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जोड़ने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में कृदंत भी रहेगा, तद्धित भी रहेगा, स्त्री प्रत्यय भी रहेगा और एकाक प्रत्यय दूसरे नामों से भी ऑप्शन में रह सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में कोई शब्द जुड़ता है तो वो तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में धनवान, इसमें वान प्रत्यय जो लगा हुआ है, बलवान, बुद्धिमान। तो इस तरीके से जहां भी आप शब्दों को देखेंगे तो वो तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आप समझ जाएंगे। और कृदंत में आप देख रहे हैं कि भूत्वा, श्रुत्वा, भूति, इस टाइप से शब्द आपको दिखेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसमें ये धातु के अंत में जुड़ता है, जबकि तद्धित प्रत्यय क्या है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ता है। इसको आपको बहुत बारीकी से ध्यान में रखना है। अगर एक बार समझ गए तो फिर जीवन में आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इसलिए अपने नोटबुक पर जरूर इस तरीके से नोट कर लीजिए। कृत के सामने आप धातु लिख लीजिए और तद्धित के सामने लिख लीजिए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ठीक है, तो इस तरीके से आप कभी जीवन में नहीं भूल पाएंगे, चाहे वो आपका लिखित एग्जाम हो चाहे इंटरव्यू हो, दोनों में आप कॉन्फिडेंस के साथ उपस्थित होंगे। अब तीसरा प्रत्यय यहाँ पर है स्त्री प्रत्यय। इसकी क्या विशेषता है, धातु को छोड़कर संज्ञा, विशेषण आदि के अंत में जुड़ते हैं। स्त्री प्रत्यय भी आप देख रहे हैं कि संज्ञा, विशेषण दोनों में ये दोनों के अंत में आकर जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर खास एक कंडीशन दी गई है
कि धातु को छोड़कर धातु के अंतर्गत स्त्री प्रत्यय नहीं जुड़ता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। धातु में कौन सा है? कृत या कृदंत है, जबकि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में तद्धित है। और स्त्री प्रत्यय जो है वो केवल संज्ञा और विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। तो इस तरीके से इन तीनों प्रत्ययों में आप अंतर समझ गए होंगे और इसको भली भांति आप परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अपने दिमाग में रख लिए होंगे। अब इनके कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमने कृत या कृदंत प्रत्यय को यहाँ पर लिया है और यही प्रयास किया है कि सूत्र के माध्यम से आप चीजों को समझ जाएं, ज्यादा आपको याद न करना पड़े। शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आप अधिक से अधिक चीजों को समझें। तो एक जगह मैंने लिखा है अंत में क्या आपको दिखेगा, क्या लक्षण दिखेगा, तो आप अनुमान लगाएंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय हो सकता है। ठीक है। और दूसरा नाम यहाँ पर प्रत्यय दिया गया है और उदाहरण के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि आप चीजों को ठीक से समझ पाएं और शब्दों को अपने दिमाग में रखें, जिससे कि आपको कठिनाई ना हो परीक्षा में कि इसमें कौन सा प्रत्यय हो सकता है। इसलिए ध्यान में आप रख लेंगे, एक बार केवल ध्यान में रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यदि आप किसी शब्द को देखेंगे जिसके अंत में य या फिर त्य लगा है, तो वहां पर लेप नाम का प्रत्यय होगा। और उदाहरण के रूप में देखें अनुभूय, तो आप देख रहे हैं यह लगा हुआ है। आदाय, तो यह लगा है। प्रदाय, यहाँ पर यह लगा है। विचित्य, अपकृत्य। तो इस तरीके के शब्दों को अगर आप देखेंगे तो उसमें लेप प्रत्यय लगा हुआ है और इसके अंत में जो आपको लक्षण देखना है कि य और त्य शब्द आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि जैसे भी आप कहीं भी कोई बुक पढ़ेंगे या फिर शब्दों को देखेंगे तो एक बार जरूर आप वहां पर प्रत्यय को चेक करने का प्रयास करेंगे, इसमें कौन सा प्रत्यय हो सकता है। कम से कम परीक्षा तक इस चीज को आपको अपनाना पड़ेगा, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट होकर परीक्षा में शामिल हो सके। दूसरा प्रत्यय है सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय में क्या होता है कि अंत में आन या फिर मान, ये दोनों शब्द बचे रहते हैं। उदाहरण के लिए देखें वर्तमान, वर्धमान, सयान। तो ये ऐसे शब्द अगर आपको देखने को मिले तो उसमें मानकर चलिए कि सानच प्रत्यय होगा। ठीक है। अगला प्रत्यय है कत्वा प्रत्यय, जिसके अंत में त्वा बचा रहता है, शेष रहता है। उदाहरण के लिए भूत्वा, कृत्वा, श्रुत्वा। इन शब्दों का प्रयोग प्राय हम करते रहते हैं। श्रुत्वा शब्द का प्रयोग प्राय होता रहता है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? त्वा प्रत्यय लगा, कत्वा प्रत्यय। ठीक है। इसी तरीके से अगला प्रत्यय है तीन प्रत्यय। कई जगह इस तरीके से आपको किताबों में दिखा मिलेगा। यहाँ पर जो फॉन्ट है अलग ढंग से दिख रहा है, लेकिन आपको पढ़ना है तीन प्रत्यय। ठीक है। इसमें शेष बचा रहता है ई, छोटी ई जिसको कहा जाता है। कुछ शब्दों के माध्यम से देखें पुष्टि, गति, मति, धृति। तो ऐसे शब्दों को आप देखेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इसमें तीन प्रत्यय लगाया, तीन प्रत्यय। ठीक है। इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है। अपने नोटबुक में ध्यान से लिखते भी जाइए और समझते भी जाइए। कत प्रत्यय, जिसमें कि तो आखिर में शेष बचता है, जैसे कि उदाहरण के लिए लिखित, कथित, पतित, स्थित, इस टाइप से। तो मैं हलंत इसलिए लगाया कि अगर आप संस्कृत पढ़ेंगे तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप हिंदी के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो नॉर्मली बिना हलंत के भी काम चल जाता है। कथ प्रत्यय में आप देख रहे हैं शब्द कैसे लगे हुए हैं, लिखित, कथित, पतित, स्थित। तो ऐसे शब्दों को आप देखेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में कथ प्रत्यय आ जाएगा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रत्यय है जिसके आखिर में तुम शब्द का प्रयोग होता है, जिसको कि तुमुन प्रत्यय कहा जाता है। इसके कुछ शब्द हैं जिनको कि आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, इनसे परिचय प्राप्त करना पड़ेगा। ऐसे शब्दों को आप देखेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में तुमुन प्रत्यय आ जाना चाहिए, जैसे पठितुम, गंतुम, दातुम, भवितुम, द्रष्टुम। तो इस टाइप के शब्दों को अगर आप देख रहे हैं तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये तुमुन प्रत्यय इसमें है। अगला प्रत्यय है तत्वतु प्रत्यय। ठीक है। इस प्रत्यय के अंतर्गत वान शब्द आखिर में बचता है, शेष बचता है। ठीक है। तो शब्द बनता है पठितवान, गतवान, दृष्टवान, कृतवान। तो ऐसे शब्दों को देखें तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए इसमें क्वतु प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। क्वत्वतु प्रत्यय। तो
उम्मीद है कि कृदंत या कृत प्रत्यय के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण प्रत्यय आते हैं उन प्रत्ययों को आप समझ गए होंगे। उन प्रत्ययों के आखिर में कौन से शब्द शेष बचते हैं जिसको कि आप सूत्र के रूप में ध्यान में रख सकते हैं, और उदाहरण के माध्यम से भी हमने बताने का प्रयास किया, जिससे कि आप इन शब्दों को देखें तो तुरंत आपके दिमाग में संबंधित प्रत्यय आ जाए। ठीक है, इस लेक्चर के बाद मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपको प्रत्यय में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय को भी हमने उसी तरीके से समझने का प्रयास किया है। एक तरफ अंत में जो शब्द शेष बचते हैं उनको रखा है, फिर प्रत्यय को रखा है, और उदाहरण हमने देने का प्रयास किया है जिससे कि बात और क्लियर हो जाए। तद्धित प्रत्यय में मतुप नाम का प्रत्यय आता है, और इस प्रत्यय के अंत में मत, वत, मति, वति जैसे शब्द आखिर में बचते हैं। उदाहरण के लिए रसवत, रसवती, रूपवत, रूपवती, गोमती, गोमती नदी है और गोमती नाम भी होता है लोगों का। तो तद्धित प्रत्यय जैसा कि हमने बताया कि ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जाकर लगता है, जुड़ता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रसवत, रसवती, रूपवत, रूपवती, गोमती जैसे शब्दों में मतुप नाम का प्रत्यय लगा हुआ है, और इसके अंत में जब मतुप प्रत्यय होता है तो शब्द के अंत में मत, वत, मति, वति जैसे शब्द आपको दिखेंगे। तो उम्मीद है कि मतुप प्रत्यय से बने हुए शब्दों से आप परिचित हो गए होंगे। इस तरीके के शब्दों को आप किसी बुक में या फिर कहीं भी नोटिस बोर्ड पर भी देखेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में ये तद्धित प्रत्यय और मतुप प्रत्यय दोनों आ जाएंगे। अगला प्रत्यय है वतुप। मतुप का भाई वतुप है, और इसके अंत में जो शब्द बचता है वो है वत। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं तो है धनवत, बलवत, ये दो महत्वपूर्ण इसके उदाहरण है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि श्रेष्ठवत, ठीक है, या फिर कई लोग बोलते हैं कि ये मेरे भ्रातृवत व्यवहार करता है या फिर मेरे भाई की तरह है। तो वतु प्रत्यय के अंत में वत शब्द बचता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि धनवत, बलवत, इस टाइप से। अगला प्रत्यय है तरप प्रत्यय, जिसके आखिर में तर शब्द बचता है। और उदाहरण के लिए देखें, जैसे जो यहाँ पर मैं एक शब्द बताना चाह रहा था उसका नाम है बंधुवत। ठीक है, तर प्रत्यय में तर शब्द आखिर में बचा रहता है, जैसे कि श्रेष्ठतर, सुंदरतर, तीव्रतर। ठीक है, तो जहां भी आप ऐसे शब्दों को देखेंगे, श्रेष्ठतर, सुंदरतर, तीव्रतर और तमाम शब्द आपको मिल जाएंगे, किताबों में मिल जाएंगे, लोगों के बोलते हुए मिल जाएंगे, नोटिस बोर्ड पर मिल जाएंगे, कहीं भी। तो बस आपको सतर्क रखना है, ये सारे शब्द आपके आसपास में ही मौजूद हैं। बस एक ध्यान में रखना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय हो सकता है। उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद आप इस तरीके से ध्यान रखना शुरू करेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रत्यय है तमप। तमप प्रत्यय के आखिर में तम शब्द बचता है, जैसे कि उच्चतम, तीव्रतम, सर्वोत्तम। तो ऐसे शब्दों को अगर आप देखेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि इसमें तमप नाम का प्रत्यय जो कि तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है। उच्चतम, तीव्रतम, सर्वोत्तम, श्रेष्ठतम। ठीक है, ये भी शब्द आप जोड़ सकते हैं इस तरीके से। अगला प्रत्यय है थक प्रत्यय। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रत्यय है, और इस प्रत्यय के आखिर में एक शब्द बचता है लगने से, जैसे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, दैनिक, नागरिक, इस टाइप से जो शब्द बने हुए हैं उसमें ठक प्रत्यय लगा है। तो उम्मीद है कि ठक प्रत्यय आपके दिमाग में तुरंत बैठ गया होगा, क्योंकि इन शब्दों से आप रोज ही लगभग मुकाबला करते रहते हैं। जैसे साहित्यिक हो गया तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ठक प्रत्यय लगा हुआ है, और इक इसके अंत में बच रहा है। ठीक है, अगला जो प्रत्यय है वो है अण प्रत्यय। अण प्रत्यय के लगने से अंत में जो शब्द बचता है, जो भी चीज बचती है वो है व। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कौरव, यादव, गौरव, शैशव। ठीक है, अब कौरव शब्द बना है, पूर्व प्लस अण लग गया है यहाँ पर, तो ये कौरव हो गया। यदु शब्द बना, यादव शब्द बना है, यदु प्लस अण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? यादव हो गया। गुरु प्लस अण गौरव हो गया। लघु प्लस अण तो ये हो गया लाघव। ये सारे शब्दों को आपने
पढ़ा होगा, किताबों में पढ़ा होगा और तमाम जगहों पर पढ़ा होगा, तो समझ में आ गया होगा कि ऐसे शब्द जिसके आखिर में वह आपको दिखाई पड़ रहा है, उसमें अण प्रत्यय होता है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने तद्धित प्रत्यय को समझाने का प्रयास किया और उसके अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण प्रत्यय आते हैं उनको सूत्रात्मक तरीके से भी बताने का प्रयास किया, उनके लक्षण के आधार पर भी बताने का प्रयास किया और उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। तद्धित प्रत्यय जैसे ही आएगा आपके दिमाग में ये सारे उदाहरण और मेरी बात आने लगेगी। अब बात करते हैं स्त्री प्रत्यय के ऊपर। स्त्री प्रत्यय अपेक्षाकृत बहुत ही छोटा है और परीक्षाओं में भी इससे कम ही सवाल आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देख लेते हैं। सेम वही पैटर्न है कि अंत में कौन सा शब्द बचता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रत्यय आते हैं और यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे स्त्री प्रत्यय में पहला जो प्रत्यय है उसका नाम है टाप। टाप प्रत्यय जब लगता है तो आखिर में आ शब्द बचता है। जैसे हो गया याचिका, बालिका, सेविका, बाला। ठीक है, तो ये क्या है, टाप प्रत्यय लगा हुआ है। इसी तरीके से डाप प्रत्यय है, इसमें भी आ शब्द आखिर में बचता है, जिसमें कि इसमें न आखिर में होता है। कोई भी शब्द रहता है तो न अंत में रहता है और न के स्थान पे आ आकर जुड़ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सीमन। ठीक है, तो सीमन में न हट गया और आ आकर लग गया तो ये हो गया सीमा। इस तरीके से ये शब्द बना हुआ है। तो इसमें क्या है, डाप प्रत्यय लगा हुआ है। इसी तरीके से डीप प्रत्यय। डीप प्रत्यय जब लगता है तो आखिर में दीर्घ ई या फिर अर बचता है। जैसे उदाहरण के लिए दात्री, रागी, नेत्री, साम्राज्ञी। इस टाइप से जो शब्द हैं ये सब डीप प्रत्यय से बने हुए हैं और जैसे इन शब्दों को आप कहीं भी देखेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत डीप प्रत्यय आ जाएगा। अगला प्रत्यय ती प्रत्यय। ती प्रत्यय लगने से अंत में ती ही बचता है और इसका ज्यादा उदाहरण आपको नहीं देखने को मिलता है। जैसे शब्द लिखा है युवती। ठीक है, अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो युवती बड़ी लिख देते हैं, लेकिन संस्कृत में जब लिखते हैं तो छोटी की मात्रा रहती है। ये कुछ अंतर है, तो ध्यान में रखिए कि कहीं भी अगर छोटी ती आपको दिख रही है आखिर में तो वहां पर ती प्रत्यय है और स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत ये आपको मिलता है। तो उम्मीद है कि आज के वीडियो लेक्चर में ये तीनों प्रत्यय आप समझ गए होंगे लक्षण के आधार पर, उदाहरण के माध्यम से। तो परीक्षा में अगर इनसे प्रश्न आता है तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप वहां पर 100% सही जवाब देकर आएंगे और अपनी सफलता में एक कदम जोड़ कर आएंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि बिना किसी ताम झाम के, बिना समय गंवाए हुए, बिना अपने को सामने प्रस्तुत करते हुए भी आपको पीपीटी, पीडीएफ के माध्यम से अधिक ज्ञान हम पहुंचाते रहें, जिससे कि आप सफल हो पाएं और हमारी भी शिक्षा दीक्षा जो भी हुई है वो सार्थक बने रही। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।